Today's podcast is going to put some light on what is analytical observation. The observation which is having an agenda to become something, to get some material possession, to get some invention. ठीक है. इससे पहले हमने चॉइसलेस अवेयरनेस देखी थी, यानी चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन देखी थी. अभी चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन क्या है? इसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप साथ ही साथ उस चीज़ के बीच में और आपके बीच में एक फ़िल्टर है, उसको देख रहे होते. कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि हम जब कुछ देखते हैं तो इमोशंस बीच में आ जाते हैं चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में. तो सर समझ नहीं आ रहा. अरे मैंने कब कहा कि बीच से इमोशन को हटा के देखना है? मैंने तो ये कहा ही नहीं. मैंने कहा कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो अगर आपको इमोशन दिख रहा है तो इसको बार बार देखते रहें, इमोशन को भी देखें. ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ को चूज़ करना है. अगेन वो एक एजेंडा हो गया. आप कहीं बाहर खड़े हुए हैं अपनी बालकनी में, और बालकनी में खड़े होकर आप एक बिल्डिंग को देख रहे हैं. ये चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन नहीं है. बालकनी में खड़े होकर आप पूरा का पूरा जो कैनवा है उसको देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो सीनरी है उसको देख रहे हैं. अब आप कहोगे इससे होगा क्या? ये क्वेश्चन नहीं पूछना है. ये जो क्वेश्चन है, इससे होगा क्या? जैसे आपने अपना एंगर देखा, तो कृष्णमूर्ति ये नहीं कहते कि एंगर देखो तो उससे क्या होगा, रुक जाएगा क्या? या उससे क्या होगा कि आई मस्ट नॉट स्टे एंग्री, आई मस्ट स्टे एंग्री. या उसको आप डिफेंड कर रहे हो या तो आप उसको फॉलो कर रहे हो. 2 चीज़ें होती हैं, है ना. राइट एंगर, रॉन्ग एंगर, ये सब बीच में मत लाओ. एंगर को देखो. आपकी वाइफ को किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप कह रहे हो उसको अब मैं थप्पड़ मारूंगा, ये राइट एंगर है. और आपके अंदर एक बहुत बड़ी आशा आ रही है, बहुत बड़ी चेतना आ रही है कि भाई मेरा डिसीजन सही है, अब मैं और एंगर कर सकता हूँ. ये क्या राइटियस एंगर है? राइटियस मतलब क्या? सही एंगर. ओके, ठीक है. अच्छा, दूसरा एंगर क्या है? दूसरा एंगर है अनराइटियस एंगर. मतलब क्या? जहाँ पे आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन. तो ये दोनों ही एंगर जो है, इसमें आप एक लेबल लगाते हो, राइट एंगर, अनराइट एंगर. ये दोनों ही एंगर जो है, या ये दोनों ही जो एजेंडे हैं, ये दोनों ही आपकी चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन को ख़राब करते हैं. आई मस्ट नॉट स्टे एंग्री, आई मस्ट स्टे एंग्री, ये सब नहीं आना चाहिए बीच में. व्हेन यू आर एंग्री, यू आर जस्ट लुकिंग एट द एंगर वाइल परफॉर्मिंग द टास्क. अगर आप कार तोड़ रहे हो किसी की, या किसी को मार रहे हो, या अपने आप को मार रहे हो, तो वो चलता रहेगा. ये नहीं सोचना है कि उसको रुकेगा वो. बट इफ यू ड्यूरिंग द एंगर, इफ यू फोकस ऑन द एंगर, what happens is you start understanding the taseer of anger, the prakriti of anger, the nature of the anger, why anger happened. You'll start happening slowly. So क्या एक बार एंगर आएगा तो एक बार देख के हो जाएगा? नहीं, एक बार में नहीं होगा. आपको कम से कम इसको नहीं तो 50 बार जब आप एंग्री होते हो, तो आप 50 बार जब देखोगे तब आपको एंगर समझ में आना चालू होगा. जैसे आप एंगर देख रहे हो तो आपके अंदर ये बातें चल रही है कि अब मुझे गुस्सा करना चाहिए. ये भी देख लेना एंगर का हिस्सा है. मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये भी देख लेना ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है. तो एंगर को देखने से एंगर रुकेगा नहीं, एंगर रुकेगा नहीं. पर आने वाली टाइम में जैसे से आप देखते जाओगे, एंगर आपका डाउन होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे एंगर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. क्या शुरू के 100 अटेम्प्ट्स में तो नहीं खत्म होगा. जैसे मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो कई बार दिल्ली में ऐसे लोग आ जाते हैं जो एकदम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. बट अगर आप उनका बैकग्राउंड भी देखोगे, जिसको हम एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, या फिर, तो आप देखोगे कि वो लोग जो
गाली बक रहे हैं उनका भी एक फ्रस्ट्रेशन है बैकग्राउंड, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से वो गाली बक रहे हैं। उनके घर में पैसा नहीं है, उनकी वाइफ उसकी शराब की आदत लगी हुई है, या फिर उसके पास पैसा नहीं है, वो उसके घर वाले प्रेशर करते हैं, उसकी टेंशन चल रही है अपनी। तो अगर आप देखोगे ना लोग इरिटेटेड है, तो लोग ऐसे इरिटेटेड नहीं है, हर किसी की एक कहानी है उसके पीछे क्यों इरिटेटेड। अगर वो कहानी आपको दिखाएंगे तो आपको उस पर रहम आने लग जाएगा। ये किसी को पता नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने एक गेम खेला है द लास्ट ऑफ अस करके कि नहीं खेला है। उसमें शुरू में एक लड़की के पिता को मार दिया जाता है, वो बदला लेने निकल जाती है। पूरा गेम सिर्फ इसी पे दिखाया गया है कि एक लड़की बदला लेने निकली अपने बाप का। गेम 50% कंप्लीट होता है, वहाँ पे गेम को पॉज कर दिया जाता है, फिर वहाँ से कहानी दिखाते हैं जिसने उसको जिसने उसके पिता को मारा था, जिस लड़की ने, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाते हैं कि वो ऐसी क्यों बन गई कि उसके पिता को उसने मार दिया। तो दोनों के पिता मरे होते हैं, दोनों लड़कियों के पिता मरे होते हैं, तो एक निकल जाती है बदला लेने कि मेरे पिता को तूने कैसे मार दिया। तो जो ये तूने है, जो ये लड़की है जिसने मारा है, उसका पिता भी इसके पिता ने मार दिया था। तो पूरा बैकग्राउंड दिखाते हैं। तो जब आपके एक विलन का बैकग्राउंड दिखाते हो, एक रेपिस्ट का बैकग्राउंड दिखाते हो, तिहाड़ जेल में इतने रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स इतने सारे, आप उनका जब बैकग्राउंड दिखाते हो तो आपको समझ में आता है यार इसके ऊपर तो रहम आने लगेगा आपको। अभी आप कहते हो फांसी लगाओ, फांसी लगाओ, सोशल मीडिया पे फांसी लगाओ, फांसी लगाओ, फांसी लगाओ, मार डालो साले को। अगर आपको एक रेपिस्ट का नाइट चाइल्डहुड दिखा दिया जाए तो आपको पता है ये चीज़ 80% जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका नाइटमेयर होता है, उनका जो चाइल्डहुड होता है वो नाइटमेयर होता है। उनका बाप उनको मारता है आके, फिर उनका अब्यूज़ करता है, उनके सामने उनका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, उसके बाद उसकी माँ का अब्यूज़ हो रहा है, रोज़ आपको तमाचे पड़ रहे हैं, रोज़ आपको सेक्सुअल अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है, आपका बाप आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है, उसके बाद आपके सामने आपको माँ को मारता है, उसका अब्यूज़ कर रहा है। ये देखते देखते आप बड़े हुए हो, क्या हो जाएगा वो चाइल्ड, उन चिल्ड्रंस के क्या हो जाएगा मन में। वो बैकग्राउंड स्टोरी आपको दिखाएं तो अभी आप जो चिल्लाते हो ना रेप को फांसी, तुरंत बंद हो जाओगे। ऑल्दो आपको माइंड कहेगा कि नहीं अभी भी फांसी लगाओ, लेकिन एक रहम आ जाएगा, एक समझ आ जाएगी यार अरे ये है तो क्यों है। So what I'm trying to say is कि if you observe the background, the reality is something else, right? If you observe the criminal's background, you'll understand, oh, so this is why he became, oh, I can understand now, right? So when you're observing the brain, especially the anger, if you're observing the anger, you don't say कि usually what happens is कि अंदर से अंदर आता है इसने ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूँगा, ये अच्छा एंगर है, और ये मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं बुरा कर रहा हूँ पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, ये बुरा एंगर है। अगेन एक लेबल देते जाते हैं हम लोग अंदर ही अंदर। बट अगर हम इसको ऑब्जर्वेशन करें सिर्फ, और सामान तोड़ते रहो, सर फोड़ते रहो एक दूसरे का ऑब्वियसली इसको पुश मत करो, बट लेट्स से कि आप दीवार पे पंच कर रहे हो या किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो, सो यू वॉच दैट एंगर, सो यू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ एंगर। सो वंस यू अंडरस्टैंड थ्रू ऑब्जर्वेशन, नॉट थ्रू मी और थ्रू द बुक, तो होगा क्या कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो समझ में आने लगता है। तो अब आप कम से कम 150 सेटिंग लगेगी या 100 सेटिंग एंगर की लगेगी आपको, तब आपको एंगर समझ। एक ऐसा नहीं कि एक ही बार ऑब्जर्व किया समझ में आ गया। और बहुत ही ईजी है इसको ऑब्जर्व करना। जो आप एंगर हो, बस आप अंदर अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या है, तो धीरे धीरे आपको ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, राइट? ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग आने। अब क्या होता है कि जब हम एंगर को ऑब्जर्व करते हैं तो बीच में फिल्टर्स आ जाते हैं। आई मस्ट नॉट स्टे एंग्री, मुझे एंगर नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ मुझे करना चाहिए, इसने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा, ये सब फिल्टर्स आ जाते हैं। तो अगर आप ये जब एंगर को ऑब्जर्व करोगे तो ये फिल्टर्स आपको दिखना चालू होंगे।
अब ये फिल्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे और भी फिल्टर्स होते हैं एंगर और आपके बीच में। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यू हैव टू सी द थिंग एज इट इज़। इफ़ यू वांट टू सी द थिंग एज इट इज़, यू हैव टू ऑल्सो वॉच द फिल्टर्स। पर आपका प्रश्न क्या आ रहा है कि सर मैं वो कार देख तो रहा था, बीच में इमोशन आ रहा था। अरे मैंने कब कहा कि कार देखोगे तो इमोशन नहीं आएगा? और ये कौन कह रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन? आप एक पंखा दे रहे हो, आपके और पंखे के बीच में इमोशंस आ रहे हैं, मेमोरी आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या है वो थॉट्स, कैसे है वो इमोशंस? आपको पूरी रियलिटी देखनी है, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि आप पंखा देख रहे हैं तो बस पंखा ही देख रहे हैं। अरे सब देखेंगे आप, माइंड से होते हुए रिएक्शंस जो है वो भी देख रहे हैं। तो इससे होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे? इससे क्या होता है? सब चीज की अंडरस्टैंडिंग आती है। तो अंडरस्टैंडिंग तो हम पार्थ सर से भी समझ सकते हैं, संदीप महेश्वरी से भी समझ सकते हैं, कृष्णमूर्ति से भी समझ सकते हैं, ओशो से भी समझ सकते हैं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग क्या जरूरत है? आप देखो हमें बताओ, आप देखो हमें बताओ। देखो हम देखेंगे बताएंगे तो आप यकीन नहीं करोगे। चक्कर ये है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो रट्टा तूतू है। जो यहाँ पॉडकास्ट चल रहा है ये रट्टा तूतू है, रट्टा तूतू। क्या है ये? मैंने कुछ देखा है, आपको बताया है, सेकेंड हैंड नॉलेज। इससे क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। और जब तक ब्रेन खुद ब्रेन को नहीं देख लेता है, जब तक एक पार्ट ब्रेन का दूसरे पार्ट को नहीं देख लेता है, तब तक ब्रेन खुद समझ नहीं पाता है कि चक्कर है क्या। तो यहां पे कॉन्शियस माइंड को समझाने की बात नहीं हो रही है, यहां पे सब कॉन्शियस को समझाने की बात हो रही, राइट? सब कॉन्शियस समझाने की बात हो रही। तो क्या इससे गुस्सा रुक जाएगा? कोई गुस्सा नहीं रुकेगा, एटलीस्ट 100-150 अटेम्प्ट में तो नहीं रुकेगा। और हो सकता है उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है गुस्सा रुकने की, क्योंकि लाइफ में और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं। हो सकता है वो आपको इरिटेट कर रहे हैं, कुछ आपकी बीवी इरिटेट कर रही है, आपका फैमिली इरिटेट कर रही है। तो क्या, तो फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। फायदा ये है कि आपको समझ में आएगा गुस्सा क्या होता है। फायदा क्या है? आपको मेरे आज तक ना ये जो डंडा उठाने वाला वो गुरु मिला नहीं आज तक। हर तरफ से फालतू के क्वेश्चंस, एक ही चीज को 50 बार दोहराओ तब भी समझ में नहीं आता। तो क्या फायदा देख के? अरे कुछ नहीं होगा। तो क्या गुस्सा आगे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो क्या करें? कुछ मत करो, फिर जाओ मेटलिस्टिक चीजों के, भौतिकता के पीछे भागो, तुम उसी लायक हो। धीरे धीरे क्या होता है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होती है, there is a high probability in time 200 times, maybe 150, then you can stop the anger. Maybe you can at least have some control on the anger, but that too is not guaranteed, right? So because anger is something which is like an expression of a frustration. Now you have to observe the frustration and the anger as well. But if you are not frustrated only, how can you be angry? जब फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है तो एंगर कैसे आएगा, राइट? तो देखो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जे कृष्णमूर्ति के पास फैमिली नहीं थी। जब किसी के बच्चे होते हैं, उनकी बीवी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे आपको लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अब वो लड़ाई जो हो सकता है वो कॉन्शियस हो। देखिए, इंटेलिजेंट एक्शन इमोशनल एक्शन से अलग है। लड़ाई करनी है, या आपकी बीवी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई होगी, लेकिन अब वो लड़ाई इंटेलिजेंटली होगी। नाउ यू आर ट्राइंग टू नॉट गो इनटू द फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि पीपल आर फाइटिंग विद देयर वाइफ्स एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर मदर एंड डॉटर्स बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर जॉब एंड यू आर नॉट सीइंग इट। सो व्हेन यू ऑब्जर्व यू विल अंडरस्टैंड, ओ ये मेरा रूट कॉज है, अच्छा इसका ही। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, यूजली 99% लोग किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं बिकॉज दे हैव अ बैकग्राउंड, दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो इट्स कॉल्ड डिस्प्लेस, so they are displacing them on the wife, on the kids. पैसा नहीं है तो देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन। सो पैसा की दिक्कत खत्म करोगे कि अपनी वाइफ को चेंज कर दोगे? लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ को ही बदल देते हैं। चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन जो है, उसके और आपके बीच में कुछ भी आ रहा है वो भी देख लेना है। इमोशन आ रहा है तो देखो क्या इमोशन है वो,
कंट्रोल कंसंट्रेशन बन नहीं रहा है तो मत बनने दो। कौन कह रहा है कंसंट्रेट करो? कंसंट्रेशन रिक्वायर्स एफर्ट। दिस इज नॉट अबाउट कंसंट्रेशन, इट्स ऑल अबाउट सीइंग द साइकिल एंड द चेन, द एंटायर चेन दैट इज हैपनिंग इनसाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। सो अगर किसी कार को देख रहे हो, उस कार में बचपन से बताया कि ये मुसलमानों की कार है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उस कार से आज तक नफरत आ रही देख। तो अगर आप बार बार देखते जाओगे तो आपको एक दिन दिखेगा कि कार में प्रॉब्लम नहीं है, कार से होने वाले जो चेन रिएक्शंस हैं, जो थॉट्स है, जो कंडीशनिंग है, जो मेमोरी एक्टिवेट हो रही है, वो प्रॉब्लम। तो जब आप ये देखोगे, सत्य आप खुद देख लोगे, अब आपको कोई बताने वाला नहीं है। कश्मीर का पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, कश्मीर का नाम सुनते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो क्या कश्मीर में समस्या है क्या, कि कंडीशनिंग की समस्या है? ये वो समझ नहीं पाएंगे, उनको देखना पड़ेगा। तो ये चक्कर है। तो आज ये चॉइसलेस अवेयरनेस इज ऑल अबाउट जस्ट लुकिंग द थिंग्स विदाउट टचिंग एनीथिंग। द लुकिंग शुड बी also focused, or let's say you should be aware on the reactions of the mind as well, the activities inside the mind that is happening, that has to be over and over you have to see it again. I hope मैं अपने आप को now let's come to analytical observation. Analytical observation में you are focusing on pattern, like for example a detective entering a crime scene. Now he is looking for something, some evidences, some blood spatters, some kind of things which is related to murder. Choiceless observation में you are just entering the room and you are not choosing to see an evidence, you are seeing the entire reality as it is. So उससे क्या होगा? अगेन जंप। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हर चीज़ में उससे क्या होगा। अब इसमें देखो, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन में ये पूछ सकते हो कि उससे क्या होगा। जब आप एविडेंस को देखेंगे तो आपको सबूत मिलेंगे। नाउ देयर इज अ डिटेक्टिव जो बारीक चीज़ों को देख पा रहा है, एंड देन देयर इज अ डिटेक्टिव जो ऊपर ऊपर की चीज़ों को। कौन अच्छा डिटेक्टिव है? द शार्पर योर ऑब्जर्वेशन, द शार्पर डिटेक्टिव यू आर. That is one thing, right? So okay, so you're looking for a pattern, something which is involving an agenda. So music में भी यही है. So if you want to understand the beats, you observe the beats. If you understand the pattern of the guitar, you observe the pattern of the guitar. So एक सॉन्ग में एक अलग पैटर्न मिलेगा, 10 अलग सॉन्ग में अलग अलग पैटर्न मिलेंगे. उन पैटर्न से क्या होगा? फिर आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन जाए. द मोर पैटर्न्स यू हैव इनसाइड द ब्रेन, द मोर गुड म्यूजिशियन यू आर. नाउ व्हेन यू हैव 20-25 पैटर्न्स ऑफ गिटार, you can mix and match it and then create a new one which has not been created till now. Right? So analytical observation is all about analyzing the pattern and then questioning why this pattern exists, and then finding that answer, that why and how this pattern exists and what is the science behind it. So there is an agenda. Entire thing is running around an agenda. What is an agenda? I want to do music. I want to solve the crime. So that is an agenda. That is the motive. Choiceless observation is different. Right? So analytical observation is all about which I have invented. Analytical observation जो है वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा अवलोकन है जो मैंने इन्वेंट किया, मैंने उसको रचित किया है. चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन जो है वो कृष्णमूर्ति ने रचित किया है. लेकिन मैंने और भी चीज़ रचित करी है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो हर जगह ज़रूरी क्यों है. क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के बिलीफ नहीं होता, बिना ऑब्जर्वेशन की क्रिएटिविटी नहीं है.
अगर आप मेरी बातें सुनते रहें और वो अपनी निजी ज़िंदगी में ऑब्जर्व ना करें तो क्या आप कुछ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मूर्ख हैं। मूर्खों को कोई समझा नहीं सकता है। 99.9% लोग इस चैनल पे अंदर से मटेरियल चाहते हैं। जेनजी फॉलो करते हैं मुझे। मैंने देखा है 16 से 25 साल के लोग मेरे से फॉलो कर रहे हैं, जेनजियां, जिनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है तो उन्होंने अध्यात्म पकड़ लिया है क्योंकि मज़ा आ रहा है उनको, ना उसमें उनको कोई फ़ायदा मिल रहा है ठीक है, रिलैक्सेशन है, बट कहीं ना कहीं एक एजेंडा, उनको अंदर से डिज़ायर है। वो डिज़ायर क्या है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे। द मोमेंट दे गेट दैट, दे विल गेट इंडल्ज्ड इन दैट ऑल्सो। So there is a high possibility that you don't have money or watching this. Analytical observation say you can earn money. Now there is an agenda. So for years and years and years, सालों से मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि YouTube का एल्गो कैसे काम करता है। जब फिगर आउट कर लिया तब पता चला एल्गो की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में सिखाते हैं कि व्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कन्वर्टेबल व्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। यानी वो व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसी व्यक्ति को ही आपको वीडियो दिखानी है, आपको सबको नहीं दिखानी। तो बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, बट हाउ आई एम फिगरिंग आउट, कैसे मैंने फिगर आउट किया? नंबर वन, I listened and read books on YouTube. Why? Because those are the observations which are written by somebody else. So I have limited time. मेरे पास लिमिटेड समय है, मेरे पास असीमित समय नहीं है, एक सीमित समय। वो सीमित समय कितना है? 80 वर्षों का। इन 80 वर्षों में क्या मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर लूंगा? नहीं। लेकिन अगर मेरे जैसे और भी पार्थ नाम के लोग हों और उनको भी 80 साल, तो अब कितना टाइम हो गया? लेट्स से 10,000 लोग हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो कितना टाइम हो गया? करीबन से करीबन 8 लाख वर्ष हो गए मेरे पास। 8 लाख वर्ष। अब ये 8 लाख वर्ष मैं इसी 80 साल की उम्र में बिता सकता हूं। कैसे? मुझे ऐसे यूट्यूबर्स की बुक पढ़नी है जो अलग फाइंडिंग्स लेके आ रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी है जो अलग फाइंडिंग्स लेके आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं। हम वीडियो बनाते हैं, फिर उसको वीडियो डालते हैं, फिर वीडियो चलता नहीं है, राइट? सो अब आप सोच रहे होंगे आपकी यूट्यूब की नॉलेज अगर इतनी अच्छी है तो आप स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल में उसका उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी मेरा एजेंडा जो है वो ग्रोथ का नहीं है। वो समय आएगा जब एजेंडा मेरा ग्रोथ का होगा, तब आपको टिक जाएगा। बहरहाल, अगेन स्पिरिचुअलिटी में WHO यानी कौन है मेरा वो कस्टमर, उसको डिफाइन करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि चक्कर क्या है कि बहुत कम लोग होंगे जो मुझे अफोर्ड कर पाएंगे। स्पेस खाली पड़ा है। हर एक बिजनेस में हाई टिकट, मिड टिकट और लो टिकट होता है। स्पिरिचुअलिटी में 100 रुपये में भगवत गीता, 100 रुपये में अष्टवक्र गीता बेच रहे हैं लोग, जिसमें मिड टिकट खाली पड़ा है थोड़ा बहुत। लाइव मिड टिकट, लाइव कभी भी मिड टिकट नहीं होना चाहिए। यानी आप मेरे से बात कर पा रहे हैं, वो 5,000 का नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 50,000 चालू। तो अब लोग फायदा कैसे? लोग फायदा उठाएं, लोग फायदा 100 रुपये वाले गुरुओं से उठाएं, सतगुरु से उठाएं, फ्री वाले गुरु से उठाएं, संदीप महेश्वरी से उठाएं, आचार्य प्रशांत 100-150 में भगवत गीता सीखो, उनसे उठाएं। क्यों उठाएंगे आप मेरे से? भाई मुझे भी तो कुछ अलग करना है। तो हर एक बिजनेस में लो टिकट, मिड टिकट, हाई टिकट होता है। जैसे कार में होता है लो टिकट, मिड टिकट, हाई। 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, रोल्स रॉयस।
सो मुझे अगर रॉल्स रॉयस बनना है स्पिरिचुअलिटी में, तो मेरा फोकस वहाँ पे है। और कहोगे यार ऐसे तो यार ये तो पूरा पैसे वाला मामला हो गया। तो पैसे वाला मामला तो है ही है। आपको किसने बोल दिया कि कोई आदमी आपकी इतनी मेहनत करेगा और पैसा नहीं कमाएगा? सोचिए। तो देखेंगे क्या करेंगे। हो सकता है कि मिड टिकट ही रखे, लो टिकट ही रखे, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हाई टिकट करना है। हाई टिकट इसलिए भी करना है क्योंकि अभी म्यूज़िक में भी हाई टिकट ही चल रहा है मेरा। भाई मुझे सिर्फ यही किक नहीं देता है कि मैं पैसे कमाऊँ, मुझे ये किक देता है यार कि मैं एक अगर 200 रुपये की चीज़ 2 लाख में बेच पाऊँ तो मैं अपने आप को उसमें किक मिलती है, मज़ा आता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो पूरे भारत में कोई नहीं कर पा रहा है, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, वो किक देता है आपको। तो कल अगर मेरा मान लो स्पिरिचुअलिटी में कुछ होता है तो इट विल बी हाई टिकट एंड देन इट कैन बी बुक्स। सो सम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इज देयर। शुरू में ऑब्वियसली हाई टिकट नहीं होगा क्योंकि देयर इज अ टाइम, तो शुरू में इट विल टेक टाइम टू हाई टिकट, बट एनीवे दैट इज द थिंग। सो how to get that views? You get that view observing the others knowledge, others observation। दूसरों की ऑब्जर्वेशन लिखी हुई, वीडियो बनाई हुई, पॉडकास्ट पे बोली हुई ऑब्जर्व करो, उसको नोट डाउन करो। क्योंकि अगर अपना ही करते रहोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 80 साल है, लेकिन अगर उसी 80 साल को तुम्हें 8000 साल की तरह करना है तो बाकी के जो रिमेनिंग 10,000 लोग शेयर कर रहे हैं उनका भी चूसना चालू करो नॉलेज। तो जब इसको करने लगोगे तुम, तो तुम्हें डीप 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 रिसर्च में चले जाओगे। तो तुम्हारा जो शुरू का क्वेश्चन है, व्यूज़ कैसे लाएं, थंबनेल अच्छा कैसे बनाएं, वो सब तुम्हें मिलने लग जाएंगे। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल canva.com, वहाँ पे आप जाके थंबनेल बना सकते हो। मैं हमेशा से वही बनाता आ रहा हूँ, आज भी वही बनाता हूँ। तो शुरू में हिट एंड ट्रायल करता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि रिसर्च की क्या वैल्यू है, तो मैंने उसी कीवर्ड को पहले टाइप किया यूट्यूब पे और टॉप 20 वीडियोस के थंबनेल निकाले जिनके लाखों में व्यूज़ थे, और ऑब्जर्व करना चालू किया कि इनमें क्या ऐसा है जो मेरे में। और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करके वापस हिट एंड ट्रायल नहीं किया कैनवा पे, उसमें से एक थंबनेल उठाया और एक थंबनेल को कैनवा पे डाला और उसमें से टेक्स्ट रिमूव किया और उसका पिक्चर रिमूव करी और अपनी डाल दी, खत्म। ये है, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील अगेन एंड अगेन। बार बार पहिया बनाने की जरूरत नहीं है, पहिया बना हुआ है। आप क्या करते हैं, बार बार पहिया बनाना। अरे पहिया बना हुआ भैया, आप पहिए को या तो इवॉल्व करें या पहिए को अपडेट करें। आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, या पहिए में कोई डिफरेंशिएशन लाएं, और आप क्या लेके आ जाएंगे। पहले लकड़ी के पहिया होते थे, उसमें फिर टायर लगा दिया, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो हमें कुछ भी नहीं पता है। एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा एक चीज़ पे फोकस करती है कि भाई मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। मटेरियल में हो सकता है और वो माइंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो यू आर चूजिंग वन थिंग एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट वन थिंग, सो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन। सो अगर मुझे सामने जिम दिख रहा है तो मैं आसपास की बिल्डिंग अवॉइड कर दूंगा, सिर्फ जिम को देखूंगा। चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मैं आसपास की बिल्डिंग भी देख रहा हूँ, आसमान भी देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, रोज सुबह आके बैठ जाता हूँ, और जहाँ जो कुछ भी है बस मुझे देखना है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं माइंडफुली ऑब्जर्व करूँ और अपने थॉट्स में ना खो जाऊँ, अगर थॉट्स खो भी जाऊँ तो थॉट्स को भी देखूँ। ये है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, लुकिंग द रियलिटी एंटायरली विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी फिल्टर्स, and if there is a filter you observe that filter also over and over again, so you'll understand the तासीर and the reality of that filter. That is choiceless observation. Analytical is मुझे ये जिम देखना है तो इस जिम को पकड़ लिया मैंने, और ये जिम का अब मुझे क्या करना, एजेंडा क्या, मुझे अपना मार्केटिंग अच्छी करनी है, या मुझे इसका लोगो पसंद आ रहा है जिम का, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे इसको, तो कुछ ना कुछ आपका एजेंडा उसमें इन्वॉल्व होगा। तो यू आर लुकिंग फॉर अ पैटर्न, ऑलवेज यू लुकिंग फॉर अ पैटर्न, बट चॉइसलेस में ऐसा नहीं है।
सो एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन ब्रीड्स क्रिएटिविटी. विदाउट ऑब्जर्वेशन यू कैन नॉट बी क्रिएटिव. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव? क्रिएटिव मीन्स कुछ ऐसा लाना दुनिया में जो आज तक किसी के बाप में दम नहीं था लाने का. ये है क्रिएटिविटी. रिपीटिविटी क्या होती है? रिपीटिविटी होता है कि जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता चला आ रहा है, उसमें कुछ इनोवेशन नहीं हुआ है, कुछ एवोल्यूशन नहीं हुआ है. दैट इज कॉल्ड रिपीटिविटी. वो क्या है? जैसे सुबह एक लोकोमोटर ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, अपना ट्रेन चलाने चला जाता है, तो वो क्या है? रिपीटिविटी. तो अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो रिपीटिविटी. अब क्या रिपीटिविटी कैसे होता है? जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर MBBS की ऑब्जर्वेशंस पढ़ेगा, MD की ऑब्जर्वेशंस पढ़ेगा, सुपर मजिस्ट्रेट की ऑब्जर्वेशंस पढ़ेगा, और उसके बाद तब भी वो टॉप 20 में नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि टॉप 20 वाले ऑब्जर्वर थे और टॉप 20,000 वाले रीडर्स थे और प्रैक्टिशनर्स थे. यानी महज थ्योरी पढ़ने से और थ्योरी को प्रैक्टिस करने से एक लिमिट तक आप सीख सकते हो. अभी तक आपको क्या सिखाया जाता है? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा. ये सरासर झूठ है. प्रैक्टिस करने से सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक आप आ सकते हो. वो थ्रेशोल्ड हिट हुआ, सीलिंग हिट हुई, उसके आगे तुम सीख नहीं सकते. क्योंकि अब तुमने दुनिया भर का सारा डेटा पढ़ लिया है और तुमने अपना जो एक्सपीरियंस से डेटा निकाला वो भी पढ़ डाला है सब. तो प्रश्न ये उठता है कि अच्छा टॉप 20, आप देखो टॉप 20 में वही आता है जो एक मेजर डिफरेंशिएटर क्रिएट करता है. और डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग अपडेट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और अपडेट्स क्या है? वही किताबें जो लिखी हुई हैं. तो क्या होता है कि अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं. यू क्रिएटिंग समथिंग विच इज़ नॉट बॉट टिल नाउ. चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे तो इसलिए म्यूज़िक में कहते हैं कि शुरू में ही गाना अलग मत बनाने लग जाओ. पहले जो एग्जिस्टिंग गाने आ रखे हैं उनको सीखो, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम इतने परिपक्व हो जाओगे, इतने विद्वान हो जाओगे कि तुम अपना खुद का गाना बना सकते हो. लेकिन वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही ये पता किया जा सकता है क्या आ रखा है, क्या नहीं आ रखा है. क्या आ रखा है इसको जानने के लिए ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है. तो ऑब्जर्वेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल अलग है थ्योरेटिकल प्रैक्टिस से और प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस. यानी बुक्स पढ़ना, रिसर्च पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाती है. देन प्रैक्टिकली कुछ करना, प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखना, इसकी जो नॉलेज है ये भी ऑब्जर्वेशन में नहीं आती है. यानी खुद के एक्सपीरियंस से सीखना और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना, ये दोनों ही चीज़ें नहीं आती हैं क्रिएटिविटी में. क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से आप क्या कर लोगे? वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं. भाई आपने सूचर लगाना सीखा, टाँके लगाने सीखे, सर्जरी करनी सीखी, तो वो तो आपको सिखाया गया, फिर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो. अगर आपको एक नया तरीका खोजना है कि इस तरीके से भी टाँका लग सकता है, इस तरीके से भी सूचर्स लग सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जितने सूचर्स आ रखे पहले वो लगाना सीखो, उसको पढ़ो पहले, तो उसका लगाना सीखो. जितने दुनिया भर के चाइनीज सूचर स्टाइल, अमेरिकन सूचर स्टाइल लगाना सीखो. उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जहाँ तुम सब सीख जाओगे. फिर क्या होगा? फिर अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो ही तुम डिस्कवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. बूम. तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी नंगा कर सकती है. अगर आप किसी डॉक्टर को देख रहे हैं तो उसकी नॉलेज वो शेयर करने की उसको ज़रूरत नहीं है. अगर मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, अगर मेरा अवलोकन करने का नज़रिया स्ट्रांग है, तो मैं आपको स्ट्रिप नेकेड कर सकता हूँ उसी वक्त. यानी मैं आपको देख के सीख सकता हूँ कि आपकी सर्जरी करने की स्टाइल में क्या ऐसा है जो आप बता नहीं रहे. आपके सीक्रेट्स में नोच सकता हूँ. राइट.
तो हुआ क्या, सालों पहले मैंने संदीप माहेश्वरी के स्पिरिचुअलिटी चैनल से शुरुआत करी। जब वो बहुत 3-4 साल 5 साल दीवानगी चढ़ी तो 2019 से मैंने सदगुरु को सुनना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी से प्यार हो चुका था, तो मुझे और भी टेक्स्ट सुनने थे। लोग क्या करते हैं, एक गुरु को पकड़ लेते हैं, 1 गुरु 1 शिष्य। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो 4 साल जब मैंने उनको सुना तो चीज़ें ओवर रिपीटेटिव होती गई। तो मैंने उनको कहा कि चलो अब सदगुरु, तो सदगुरु को सुना। वहाँ से मैंने तंत्र समझा, एनर्जी समझी, क्या होती है एनर्जी, मेडिटेशन का। तो जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में थी, क्योंकि वो बात करते थे, तो वहाँ से उनको सुनना चालू किया कि मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, रीइंकार्नेशन, ये सब कुछ सुनना चालू किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि यार इसमें तो मज़ा आ रहा है, तो मैंने पतंजलि को पढ़ना चालू किया। फिर मैंने कृष्णमूर्ति को सुनना चालू किया 2021 में। तो 2021 में सुनता आ रहा हूँ, तब से लेकर अभी तक करीबन लाखों पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, बुक्स पढ़ चुका हूँ। फिर मैंने ओशो को सुनना चालू किया। तो अब इतना मज़ा आता है इसमें, क्योंकि आप जब देखोगे अलग अलग गुरु, रमन महर्षि, कृष्ण, अष्टावक्र, तो आप देखोगे जब अलग 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 आप देखोगे, तो आप देखोगे कि 90% बातें तो सब सेम करते हैं, लेकिन 10% कुछ यूनिक है। तो मैं वहाँ से यूनिक उठाता था, जैसे ओशो से मैंने स्टोरी टेलिंग सीखी। ओशो से मैंने ये सीखा कि ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है। ओशो से मैंने वितर्क करना सीखा। कृष्णमूर्ति से मैंने ऑब्जर्वेशन सीखी, चॉइसलेस अवेयरनेस सीखी। सदगुरु से मैंने ये सीखा कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं। संदीप माहेश्वरी से क्वेश्चनिंग सीखी। संदीप माहेश्वरी से जो उनका नॉलेज था वो चूसा। तो मेरे अंदर संदीप माहेश्वरी है। अब मुझे संदीप माहेश्वरी को सुनने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। मैंने इतना सुन रखा है कि मैं ही संदीप माहेश्वरी हूँ, मैं ही कृष्णमूर्ति हूँ, मैं ही ओशो हूँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या है ये सब जो भी मुंह से निकल रहा है, किसी को डेटा ही तो है, डेटा ही तो है, और क्या है। तो कृष्णमूर्ति ने अपने 95 ईयर्स इस धरती पे दिए, उस नॉलेज को अगर मैं चूस लेता हूं तो मैं कृष्णमूर्ति बन गया। एक तरीके से आपने किसी की पावर चुरा ली। तो अब क्या किया मैंने, इतने लोगों को सुनना चालू किया, इतने लोगों को पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, तो हर तरफ का हर तरह से ज्ञान हुआ। अब जैसे आचार्य प्रशांत के जो भक्त हैं, आचार्य प्रशांत कहते हैं कुंडलिनी नहीं होती, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि चक्र नहीं होते, आचार्य प्रशांत कहते हैं सिंबॉलिक है सब। फिर दूसरे गुरु जाओगे तो वो कहेगा ये देखो होता है, राइट। तो अब पतंजलि में साफ साफ लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि ये सब होता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस भी है कि भाई मेडिटेशन करता हूँ, मुझे तो ये भी फील हो रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें जब होंगी तो अब देखोगे एक गुरु एक लिमिट पे बात करता है। अच्छा, आचार्य प्रशांत से मैंने क्या सीखा? कुछ नहीं, मैं आपको सीधा बोलता हूँ। क्योंकि एनवायरनमेंट की बातें करना, चिकन नॉनवेज खाना, और भगवत गीता में जो लिखा हुआ है ऑलरेडी वो संदीप बता चुके हैं उससे पहले भी, तो क्या एक डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर नहीं है, तो मैं नहीं सीख पाता हूं। वितर्क देना वो तो ओशो देते थे, किसी चीज का वितर्क देना, वितर्क शक्ति लाना अपने अंदर। तो जो प्रश्न आप आचार्य प्रशांत से पूछते हैं वो प्रश्न ओशो से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जब आप ओशो सुन लोगे तो आपको इनको सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुका है। तो अनोखा आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। क्योंकि द मोमेंट यू आर एक्सट्रीमली समथिंग विच इज नॉट बीन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, देन हाई टिकट और ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। You know, when I started listening Sandeep Maheshwari, so reincarnation and concepts of spirits, concepts of ghosts
कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेडिटेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ री इनकारनेशन, ऑल दिस, ये सारी चीज़ें जो है ना, आई वॉज रियली स्केप्टिक. एंड देन आई स्टार्टेड लिसनिंग सदगुरु विच वॉज रियलिस्टिक. तो उनके में उन्होंने बोला कि ये होता है. अब सवाल यह है कि भाई सारी चीज़ें तो, अब इसका विज्ञान क्या है, तो विज्ञान समझना चालू. अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या था कि मार्केटिंग जो हम अमेरिकी मार्केटिंग सीखते हैं हम लोग, नॉट इंडियन मार्केटिंग. इंडियन मार्केटिंग का मतलब है कि भाई बैनर लगा दो, पोस्टर लगा दो, प्रमोशन को बोलते हैं. प्रमोशन इज नॉट मार्केटिंग मैन. प्रमोशन मार्केटिंग नहीं है. तो अमेरिकी मार्केटिंग जो है, जब वो सीखी तो वहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी, तो वहाँ से एक और टेक आ रहा है, बहुत भयंकर. तो इतनी सारी चीज़ें जब हुई तो मैंने कहा यार, ये तो कुछ ऐसा हो गया है जो अभी तक नहीं मिला है. एक तरीके से एक हार्ड डिस्क है जहाँ पे सबको स्टोर कर दिया गया है, राइट. तो अब वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, सोचो, व्यक्ति कैसा हो जाएगा. आप मुझे एक चीज़ सिंपल बता दीजिए, आज तक मेरे पे जितने भी पॉडकास्ट आए हैं, क्या ये पॉडकास्ट आपको कहीं और सुनने को मिले हैं? क्या लॉ ऑफ डुअलिटी किसी ने बात करी? क्या लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट की किसी ने बात करी? क्या लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन की किसी ने बात करी? क्या एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन की किसी ने बात करी? क्या ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क की किसी ने बात करी? यूनिवर्स पैटर्न में काम करता है, इसकी किसी ने बात करी? यूनिवर्स के कितने कानून हैं, उसकी किसी ने बात करी? कोई कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि सुन ही नहीं रहे ये लोग. मोस्टली जो लोग हैं वो सबको नहीं सुनते, और अगर सुन भी लिया तो वो ऑब्जर्वर नहीं थे. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सारे लोगों को सुन चुके हैं, शास्त्रार्थ कर चुके हैं, दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नया नहीं ला पाते हैं अध्यात्म में. क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्जर्वर नहीं है. ऑब्जर्वेशन ब्रीड्स क्रिएटिविटी, रिसर्च ब्रीड्स रिपीटिविटी. वही रिपीट हो रहा है जो होता चला आ रहा है. भाई रमन महर्षि ने जब वो बात कर दी है, स्वामी विवेकानंद ने जब वो बात कर दी है, पतंजलि ने बात कर दी, तो आप क्यों बात कर रहे हैं उस चीज की? भाई आपको कोई क्यों सुनेगा? सिंपल है. आपकी जरूरत क्या है इस दुनिया में? जब इस दुनिया में संदीप महेश्वरी हैं, जग्गी वासुदेव है, आचार्य प्रशांत हैं, ओशो थे, जा चुके हैं, कृष्णमूर्ति हैं, तो आपकी क्या जरूरत है? आप क्यों इसमें आ रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है लाना. और वही चीज सिंगिंग में भी हुई. सिंगिंग में जब मैं सिखाता हूं तो मैं ऐसा सिखाता हूं कुछ जो आज तक कोई सिखा नहीं पाया. जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हैमरिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ, देयर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बट इससे ज़्यादा तो स्पिरिचुअलिटी में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा उतना इंक्लाइन नहीं है उस तरफ, तो इस वजह से भी है. प्लस मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी वहाँ क्यों वेस्ट करूँ? वो तो वासना, वो ईगो को बूस्ट करता है. ईगो मतलब एक आइडेंटिटी, मैं एक सिंगर हूँ, वो उसको और स्ट्रांग करता है. तो वाई शुड आई पुट माई एनर्जीज देयर? और उससे होगा क्या? मैं लोगों को पर्सनल लाइफ में टच नहीं कर पा रहा हूँ, एक स्किल सिखा रहा हूँ. यहां पे क्या सिखा रहा हूं? यहां पे मैं लोगों की पर्सनल लाइफ टच कर रहा हूं. लोग मरते हैं मेरे लिए, आने वाले टाइम में लोग मरेंगे, खून खराबा होगा मेरे लिए. आपको ये करना है या आपको कुछ और करना है? ना एज अ सिंगर भी आप किसी को टच कर सकते हो अपने गानों से, जैसे जुबीन गर्ग ने किया, के ने किया, सोनू निगम ने किया, वो भी कर सकते हो. लेकिन मुझे लगता है आध्यात्मिक शक्ति कट्टरता लाती है, मुझे ऐसा लगता है. अध्यात्म जो है, अगर उससे आप किसी को टच करते हो तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, मुझे ऐसा लगता है. तो क्या यहाँ पे सिर्फ टच करने के लिए आया हूँ मैं लोगों को? नहीं. आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ऑब्जर्वेशन मसल so strong. There's something called as the muscle of observation inside the brain. The more you observe, the more the muscle, it's like biceps.
द मोर जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शार्प ऑब्जर्वेशन होगी आपकी। तो उससे क्या होता है, उससे कुछ ऐसा होता है जो आज तक नहीं हुआ है। तो वो करके क्या करेंगे, अगर आपको क्रिएट करना है तो करिए। अब क्रिएटिविटी ज़रूरी क्यों है? अब आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है, हमें तो आध्यात्मिक बनना नहीं है, हमें तो ये सब करना नहीं है आपकी तरह, तो हम क्रिएटिविटी इज इनएविटेबल। क्रिएटिविटी इज लाइक वाटर, यू नीड क्रिएटिविटी। इफ यू डोंट गेट क्रिएटिविटी देन यू आर स्ट्रैंगल्ड, आपका गला पकड़ के, गला दबा के आपको क्रिएटिविटी करवाया जाएगा। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स demands creativity. That is why universe itself is bound to this. He is creating all the time. planet, galaxiयां all the time, हर समय, हर एक वक्त पे, हर एक समय में जो ब्रह्मांड है वो रचित कर रहा है, वो सृजन कर रहा है। अभी बात करते करते बहुत कुछ रचित हो चुका है, और एक बार रचित करता है तो उसको अपडेट करता है। फिर जब ज़्यादा अपडेट हो जाता है तो उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है, अंतर आ जाता है। अंतरता पार्वती की फितरत है। पार्वती कौन है? काली कौन है? स्पेस एंड टाइम। ब्रह्म कौन है? द क्रिएटर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ब्रह्म की जो तासीर है, सुनो पाकिस्तानियों, ब्रह्म की जो तासीर है और जो जगत यानी ब्रह्मांड यानी कायनात की जो तासीर है, वो दोनों अलग अलग है। द नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द नेचर ऑफ द यूनिवर्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो the understanding of the consciousness and the pratyaksh praman yani direct perception of the consciousness can take only 2 years to understand. After that you can't do differentiation in that. This is where Sandeep Maheshwari is stuck. मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूं, वो क्या है? वो शांत है, वो चलित नहीं है, वो चर नहीं है, वो चलता नहीं है, उसमें अंतर नहीं होता, उसमें दो नहीं है, उसमें एक है। ये क्या है? ये नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को मैं कौन हूं, तो उसमें डिफरेंशिएशन है नहीं। यूनिवर्स आपसे डिफरेंशिएशन मांग रहा है, ब्रह्म में आप लगे हुए हो, ब्रह्म में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितने एंगल से देख लोगे, केंद्र बिंदु तो एक ही है। आप कहते हो मैं विश्व साक्षी हूं, फिर आप कहते हो मैं अनंत हूं, ये दोनों अलग अलग एंगल है, बात एक ही की हो रही है। अब बताओ, तो तुम फंसे हुए हो कनंड्रम में, एक पैराडॉक्स पे फंसे हुए हो। एक तरफ तुम्हारा मन जो है वो रेस्ट चाहता है, और दूसरी तरफ बिना रेस्ट किए तुम्हें चैन नहीं पड़ता। इसमें फंसे हुए हो कि नहीं फंसे हुए हो? रेस्ट क्यों चाहते हो? क्योंकि कॉन्शियसनेस रेस्ट पे है, कॉन्शियसनेस की जो तासीर है वो रेस्ट पे है। तो एक तरफ तुमको रेस्ट भी चाहिए, तुमको स्लीप चाहिए, तुमको उसमें जब पूरी तरीके से माइंड तुम्हारा खत्म हो जाता है, ब्रेन खत्म हो जाता है, तो तुमको स्लीप, डीप स्लीप में मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस सबसे क्लोज स्टेट है। तो कॉन्शियसनेस के क्लोज आना चाहते हो, तुम देखोगे ध्यान से, अगर तुम शांत होना चाहते हो, तुम एक्टिविटी नहीं करना चाहते हो, मुझे शांति चाहिए, मुझे चैन चाहिए। चैन मतलब क्या? जिसमें मेरा दिमाग भागे ना। दिमाग क्यों भाग रहा है? क्योंकि दिमाग किसने बनाया? काली ने बनाया, पार्वती ने बनाया। तो एक तरफ काली ने जो क्रिएट किया है और दूसरी तरफ जो ब्रह्म ने क्रिएट किया है, यानी शिव ने जो क्रिएट किया है, ये दोनों आपस में आके मिल चुके हैं और कनंड्रम बन गया, पैराडॉक्स बन गया, इसलिए दिमाग खराब है लोगों का। अच्छा, यूनिवर्स ने जो जानवर है, जानवर में इतना डिफरेंशिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जानवर अपना भैया हिरन खाता है, और हिरन में ऐसा तो है नहीं कि आज हिरन कबाब बना रहा है, हिरन ये बना रहा है, हिरन। हम क्या, अगर हमको रोज सिर्फ बटर चिकन मिलेगा तो क्या हम बटर चिकन खा लेंगे?
हम कुछ ना कुछ चिकन कोरमा कुछ ना कुछ अलग अलग बनाते रहते हैं हम लोग। जानवर अलग अलग नहीं खाता है, वो ये नहीं कहता चलो एक काम करके घास मिला खा लेते हैं आज चिकन को, ऐसा इसको हिरन को। एक काम करते हैं, हिरन को ना पानी में ले जाके खाते हैं तो पानी के साथ स्वाद अच्छा है, तो वो फ्लेवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट, जबकि प्रोग्रामिंग उस पर भी अप्लाइड है। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन जो है, सिर्फ और जो इंसान है, सिर्फ उसी में कॉन्शियसनेस की पूरी जो नेचर है वो डाला गया है, और साथ ही साथ जो यूनिवर्स है उसके सारे प्रोटोकॉल्स वहाँ पे खोल दिए गए हैं। तो यूनिवर्स जिस तरीके से काम करता है, सेम लॉज और सेम जो वो चीज़ें हैं वो इस पे भी काम करती हैं, इंसानों पे भी। जानवर पे उसको कैप लिमिट मार दिया गया है। सो जानवर एक नया एक्सपीरियंस कभी क्रिएट नहीं करता। सुन लेना ध्यान से, इसको लिख लेना डायरी में अपने। हमें एक नया एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो खाने में चाहिए, सेक्स में चाहिए, चाहे वो बिजनेस में चाहिए, संगीत में चाहिए, संगीत बनाने वालों को चाहिए, संगीत सुनने वालों को चाहिए। तो चाहे वो राजसिक हो चाहे वो तामसिक हो, हमें नया सो वी आर ऑल क्रिएटिंग एक्सपीरियंस। सो एक 10 रुपए वाला चाय लगा रहा है और एक घर की चाय है, वर्सेस चायोस में चाय बिकती है 150 रुपए की, घर की चाय जो है वो 2 रुपए की, 3 रुपए की। और बाहर जाओगे तो चाय आपकी जो है उतनी उस घर वाले से कम टेस्टी है। तो आप बाहर क्यों जाते हैं? आप चायोस क्यों जाते हैं 200 रुपए की चाय पीने? क्या आपको टेस्ट में डिफरेंशिएट? को टेस्ट तो बेकार है, वो तो सड़क के चायों का अच्छा होता है। आप जब घर में कॉफी बना सकते हैं तो आप सीसीडी क्यों जाते हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर निकालो, बिजनेस क्रैक हो जाएगा। एक्सपीरियंस, यू वांट अ फकिंग एक्सपीरियंस ऑफ द रेस्टोरेंट्स, you want the vibe, you want to sit with somebody and have that vibe, that chilled vibe, that kind of lights and that kind of vibe you have. So you are paying not for the chai, you are paying for the fucking experience. The businesses understand that we can't just differentiate on taste. And ये सड़क पे लगाने वाले मोमोज, ये क्या, इनसे पूछो कि मोमोज कैसे अच्छा बिकता है? अच्छा मोमोज बनाओगे बिक जाएगा। अरे अच्छा तो सभी बना रहे हैं। सड़क छाप मोमोज वाले कभी भी जिंदगी में करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एन एक्सपीरियंस। आप टेस्ट में सारी पॉसिबिलिटीज ला चुके हैं, अब आप टेस्ट में डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर सकते हो। सैचुरेट मार गया, तो आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। तो ये कैसे आया मेरे अंदर? अब मुझे किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। ऑब्जर्वेशन। मैंने सिर्फ राइट क्वेश्चंस पूछे जाके चैट जीपीटी में। मैंने ये कहा कि चाय वर्सेस बाहर की चाय वर्सेस घर की चाय वर्सेस चायोस। आप मुझे ये बताइए चैट जीपीटी की तो शुरू में चैट जीपीटी भी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा था, तो मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन किया। मैंने कहा अगर टेस्ट का डिफरेंशिएशन है तो चायोस का कहता हाँ आप तो सही कह रहे हो। फिर उसने और सर्च किया, फिर कहता है, फिर आखिर में बोलता है कि पीपल वांट एक्सपीरियंस। सो मैंने कहा कि क्या इसमें क्रेडिट आपको जाता है, चैट जीपीटी को, या मेरे प्रश्नों को जाता है? मेरे प्रश्नों को जाता है, क्योंकि आपसे अगर डायरेक्ट पूछते कि डिफरेंशिएट कैसे करें तो आप फालतू की बातें करते हैं। आप अपने चाय का बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, चैट जीपीटी जाके पूछो, कहेगा कि कुछ चाय का टेस्ट अच्छा रखो और कुछ डिफरेंशिएटर लेके आओ। अरे तो आदमी क्या सोचता है कि चाय में डिफरेंशिएट करना है, चाय में क्या डिफरेंशिएट करोगे? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जितना मार्केट सैचुरेट होता जाएगा, राइट फ्रॉम द फोकस ऑन द प्रोडक्ट से फोकस हट के एक्सपीरियंस पे आ जाएगा। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट एक्सपीरियंसेस। और स्पिरिचुअलिटी में भी मैंने यही डिस्कवर किया है कि वी वॉन्ट फकिंग एक्सपीरियंस ऑल द टाइम। सेक्सुअल डाइवर्सिटी इज द माध्यम, नॉट एक्सपीरियंस। We want different kinds of girls for a different kind of experience. The moment you repeat it, that same experience is repeated over and over again. So you want a different experience.
यू कांट ईट द एंटायर फूड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक ही चीज को नहीं खा सकते हो आप. यू वॉन्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, सो यू वॉन्ट एन एक्सपीरियंस. आप सिगरेट को अपडेट करोगे, you update the cigarette, but then you shift to ganja or alcohol. You want an experience, right? So we want an experience. Now, how can we have the experience? We have to create an experience. So creativity. So the moment you are creative, then only you can create. Otherwise you can't create. Otherwise you can only create tamasic creativity. So it's not tamasic creativity is a madhyam, bro. Tamasic creativity is a medium. The creativity is medium to an experience. The creativity is not an end. So the observation is required to create on rasic and sattvic level. समझ में आया? तामसिक लेवलों पे क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, मतलब चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए. वो ब्रेन ऑटोमेटिकली करवा रहा है आपसे. ऑटोमेटिकली आपके अंदर थॉट आ जाएगा कि मुझे दूसरी लड़की चाहिए. ऑटोमेटिकली आपको दूसरी पॉर्न देखने का मन करेगा. आप खुद ही करोगे. राजसिक पे आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए. बूम. क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग तामसिक पे सेट है, इसलिए आपको नहीं चाहिए. वहां पे नेचर हैंडल कर रहा है ऑब्जर्वेशन को आपके लिए. सो तीसरे लेवल पे, तामसिक लेवल पे क्रिएट करने के लिए एक्सपीरियंस, सेक्सुअल डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी, नशा डाइवर्सिटी, इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए. सेकंड लेवल पे आइए आप, उस पे चाहिए ऑब्जर्वेशन. ये है एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन. और पहला जो है उसकी तो बात ही नहीं होती. ये एप्स्टीन फाइल्स जो अभी खुली, ये क्यों खुली? क्योंकि जब आप दूसरे लेवल पे ऑब्जर्व करके क्रिएट करते हैं, इनोवेट करते हैं प्रोडक्ट को, इनोवेट करते हैं अपनी चीजों को, अपने काम को, जिसको आपने भगवान मान रखा है, तो वहां पे लूप बन जाता है. क्योंकि इस यूनिवर्स में लूप बनेगा. यह यूनिवर्स जो है उसमें हर जगह लूप बनता है. तो आपके ऊपर भी लूप बनेगा, आपके कामों में भी. तो हर चीज लूप में. सुबह उठो, यहां उठो, जाओ. दिवाली आ गई, होली आ गई, होली आ गई, दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, क्रिसमस. यही हो रहा साला. सरदर्द हो गया. शुरू से मुझे मजा आता था, होली आ रही, दिवाली, क्रिसमस आ रहा. गर्मी आ रही, ठंडी आ रही, बारिश आ रही. तो अब लोग लास्ट टाइम हैप्पी न्यू ईयर आया नहीं किसी का. किसी का हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं आया. लोग बोर हो चुके हैं हैप्पी न्यू ईयर से. भैया मिलेनियल्स कह रहा है बट लाड़ाओ क्या रोज हर साल हैप्पी. तो लूप है. तो लूप टूटा. अब लूप को तोड़े कैसे भैया? हमको तो लूप तो तोड़ना है. लूप तोड़ना इज अ नेसेसिटी. हम क्रिएटिविटी क्यों करते हैं? हमें लूप तोड़ना है. तो एप्स्टीन फाइल्स में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कैनिबलिज्म फॉलो किया. बच्चों के अंतड़ियों से मलमूत्र खा गया, बच्चों को खा लिया गया. इतने लोग फंसे. डोनाल्ड ट्रम्प, माइक्रोसॉफ्ट के वो हैं, माइकल जैक, बहुत सारे लोग थे. दे वर ऑल एंजॉइंग दैट थिंग. अभी इसका पूरा साबित नहीं हुआ है ऑल दो, बट दे आर ऑल एंजॉइंग. सो व्हाई दे वर ऑन द आइलैंड? बिकॉज दे वांट एन एक्सपीरियंस. व्हाई? बिकॉज ट्रैवलिंग, सेक्स, ये सारी चीजें उनके लिए रोज होती हैं. सो यू वांट टू ब्रेक द लूप. सो अब कैसे, अब कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे भाई? राजसिक से ऊपर कुछ और है? कुछ तो है नहीं पता. तो कहाँ जाओगे? वापस तामसिक पे जाओगे. यही हुआ एप्स्टीन फाइल्स में. वापस नीचे आ गए. लेकिन अब उनको डाइवर्सिटी ऐसी चाहिए थी. लोग समझ नहीं आ रहा कि लोग भाई खाना क्यों खा रहे हैं, बच्चों को क्यों खा रहे हैं, अंतड़ियों से खाना क्यों खाया जा रहा है, अंतड़ियां बच्चों की क्यों खाई जा रही हैं. लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं. रंडीबाजी करते इससे अच्छा तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज डाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस. इट्स अ नेसेसिटी. मैंने क्या बोला? स्ट्रैंगल करके आपको करा दिया जाएगा. सो व्हाट टू डू इन दैट केस? देयर इज थर्ड लेवल. प्रकृति सब देखिए, लड़कियां कहती रहती हैं कि मेल पॉलीगैमस है.
हाँ, मैं मानता हूं कि मेल पॉलीगैमस है, क्योंकि उसको एक स्पर्म में 1 मिलियन स्पर्म छोड़ता है वो। तो पॉपुलेशन की एक अर्ज है, यूनिवर्स को जल्दी जल्दी बढ़ाना था, तो उसने कर दिया वो चीज़, प्रोग्रामिंग डाल दी अंदर। लेकिन प्रकृति ने ही उसको सोल्यूशन भी दे रखा है। प्रकृति प्रॉब्लम है पर प्रकृति सोल्यूशन भी है। वो सोल्यूशन क्या है? अपनी चेतना ऊपर उठाओ रास्तिक लेवल पे, तो वहाँ पे उठाओगे तो एप्स्टीन फाइल्स करने लग जाओगे कुछ टाइम बाद। अब इसका मतलब ये नहीं जो मेरे को यहाँ पे लोग सुन रहे हैं वो ऊपर नहीं उठाएंगे अपनी चेतना को, यानी काम नहीं करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? अमीर कैसे होगे? काम तो करना है बेटा। लेकिन देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। कहते हैं ना, नेवर मीट योर हीरोज। ये एप्स्टीन फाइल से बहुत पहले होता चला आ रहा है कि लोग कैनिबलिज्म फॉलो कर रहे हैं, लोग अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको हर सारी लड़कियां मिल गई, तो अब उनको छोटी लड़कियों पे आकर्षण आने लगता है। ये आपको समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज़ है, माइंड में ही होती है लोग के। सारे अमीर लोग ही क्यों कर रहे हैं, गरीब आदमी को नहीं? क्योंकि गरीब आदमी अभी अपनी वाइफ के अलावा किसी के साथ बेचारा सेक्स ही नहीं कर पाया है। वो सिर्फ अपनी वाइफ की वजाइना देखता है, अपनी वाइफ की ब्रेस्ट देखता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो एग्जाम्पल्स मैं वेग लेता हूं, अजीब से, लेकिन एग्जाम्पल बहुत सटीक हैं, तो समझने की कोशिश करो मेरे भाई। देयर इज अ थर्ड लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो मैं अभी कर रहा हूं यहाँ पे। वो क्या है? मेरे पास जो पेट्रोल है यानी एनर्जी, इसको मुझे निकालना ही निकालना है। तो इसको मैं 3 स्तर पे निकाल सकता हूं। या तो मैं तामसिक डाइवर्सिटी करूं, या तो मैं राजसिक डाइवर्सिटी करूं, या तो मैं सेंसरी डाइवर्सिटी करूं, या तो मैं इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी करूं, और या तो मैं नेचुरल डाइवर्सिटी करूं। अब ये नेचुरल डाइवर्सिटी क्या है? नेचुरल डाइवर्सिटी है हर वो चीज़ सृजन करना। अब सृजन करना मतलब क्रिएट करना, मतलब सिर्फ बोलना नहीं। जैसे मैं क्रिएट करके बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो, तो ये सुनना भी एक क्रिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो। वो क्या कि पार्थ सिंह कुछ ऐसा बता रहा है जो आज तक मैंने नहीं सुना है, तो वो क्या है? एक एक्सपीरियंस है। तो करना कुछ नहीं है, कर तो मैं रहा हूं, आपको सिर्फ बैठ के सुनना है और दूसरे कंटेक्स्ट में अप्लाई करके देखना है। और अगर कर लो तो और ही अच्छा है। तो करना क्या है? अपना दिमाग हमेशा नेचुरल क्रिएटिविटी में लगाना, यानी कुछ ऐसा जो नेचर से जुड़ा हुआ हो। अब जैसे आपने ये सुना, अब इससे आप इसको कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ अपना यूज़ कर सकते हो, कुछ अपने ज़िंदगी में कहीं अप्लाई कर सकते हो। अब ये नेचुरल मतलब कि क्या है? तो अब क्या यही करना है? 90% यही करते रहना? नहीं, आपका यूजली जो काम है वो करते रहिए। आप सेंसरी भी क्रिएटिविटी करते रहिए, खाना पिज़्ज़ा खाइए, सेक्स वगैरह करिए। ऑब्वियसली अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ मत करिए। अगर वो अर्ज आ रही है तो ऊपर उठाइए अपनी चेतना को, और बीच बीच में आप नेचुरल क्रिएटिविटी कर सकते हैं। समझने की कोशिश करिए मैं कौन हूँ, माइंड क्या है। माइंड को ऑब्जर्व करें, एक पूरी दुनिया खुल जाएगी आपके लिए। आप कहते हैं कुछ करने के लिए नहीं, अरे भैया माइंड को ऑब्जर्व करो, फुटबॉल खेलो, जाओ फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, PS5 खरीद लो, कुछ तो करो अलग। लेकिन ज़्यादा सेंसरी मत करो, ज़्यादा रास्तिक मत करो। लाइफ में हम एक चीज़ चूज़ करके बैठ जाते हैं कि हमें म्यूज़िक करना है तो बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करना है, म्यूज़िक। अरे भैया बिज़नेस और म्यूज़िक आपका काम है, मानते हैं, लेकिन आप साइड में फुटबॉल भी खेलो, उसमें अपने आप को स्ट्रांग करो, वो भी कर सकते हो, वो भी एक एक्सपीरियंस है। क्रिकेट करो, उसका वो करना नहीं बैठे हुए हैं, करें क्या करें क्या करें। अरे सामने क्रिकेट ग्राउंड है, जाके खेलो। नहीं, मन नहीं कर रहा, वही दिक्कत है ना। समझ नहीं पाए हो ना क्रिएटिविटी क्यों चाहिए। आप समझ गए तो अब करो। लाइफ में हर जगह नशा है, केवल एक काम नशा नहीं है। मैंने 18 साल म्यूज़िक किया है, तो क्या आपके बाकी के 50 साल भी म्यूज़िक करता रहूं क्या? अब ये म्यूजिशियंस को बात बड़ी चुभ जाएगी, पूरा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कितना लूप बन गया ना, हर चीज़ में लूप बन जाता है, हर चीज़ में लूप बन जाता है। तो नेचुरल क्रिएटिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको कुछ करना है। हो सकता है आप सुन सुन के भी अपने आप को ग्रो कर रहे हो,
right? See, it's all about evolution, it's all about growth, it's all about creating something which has not been created till now as an experience. Thank you so much. Take care.